जैसा कि अपने कल क्लास में पढ़ा था कि अधिगम क्या होता है, अस्थायी होता है, और परिवर्तनशील होता है। अब आपके दिमाग में होता है यार अस्थायी कैसे होता है, जैसे कई बार पेपर में पूछ लिया आपसे सीधा ही, अधिगम होता है अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, तो क्या होगा, अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन। अब आप कैसे कहोगे कि अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन है? जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं, बिल्कुल इजी सा। जैसे कोई चीज आपने आज सीखी है ना, कोई चीज आज सीखी है, उसके बाद उसी से जुड़ी कोई नई चीज सीख लेते हो, तो पहले वाली को वहां से हटा देते हो और नई चीज उसका स्थान ले लेती है। उसके बाद जो आपने नया सीखा, उसके बाद कोई नया और आ जाता है, तो आप क्या करते हो, पहले वाली को छोड़ देते हो, फिर नया सीख जाते हो। इसीलिए अधिगम क्या है, अस्थायी। ऐसे भी कह सकते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल अगर आप बात करें एक छोटे बच्चे पे, जैसे एक बच्चे ने देखा अग्नि जल रही है ना, और उसे पता चला कि अग्नि का जो तापमान है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे जल सकता है। ये उसने सीख लिया, हाथ लगाया किसी वस्तु के, गर्म वस्तु के, तो उसका हाथ जल गया। तो उसे लगा कि अग्नि तो हाथ को जलाती है, परंतु बाद में देखा कि यही अग्नि मम्मी खाना पका रही है, यही अग्नि मम्मा पानी गर्म कर रही है। तो इसका मतलब अग्नि से हाथ ही नहीं जल रहा, अग्नि से तो मम्मा खाना भी पका रही है, अग्नि से मम्मा पानी भी गर्म कर रही है, अग्नि से मम्मा दूध भी गर्म कर रही है। इसका मतलब पहले वाली चीज स्थायी नहीं हुई, अस्थायी हुई, उसके बाद नई चीज आ गई। तो यही कह रहा हूं ना कि पहले जो चीज आपने सीख ली, उसके बाद उसका स्थान नया कब ले लेता है, जब कोई नई चीज उसके साथ जुड़ जाती है। तो अगर पेपर में आपसे पूछे कि अधिगम होता है, हमने पढ़ा कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, पढ़ा नॉर्मल से, परंतु ये एग्जाम्पल भी दिया कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन डी सभी। तो क्या करोगे, अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, अस्थायी परिवर्तन। हमने कुछ सीखे कि आदतों का निर्माण करना क्या है, अधिगम है, पर अच्छी आदतों का, मादक पदार्थों का नहीं। परंतु कई बार हमारे व्यवहार में परिवर्तन कोई मानसिक रोग से हो जाए या कोई मनोविकार हो गया, तो वो अधिगम में नहीं होता। फिर हमने एक बात पढ़ी कि जो मनोवर्ती जन्य जो हमारा व्यवहार होता है, मनोवर्ती से या हमारी अभिवर्ती से जो व्यवहार चेंज होता है, उसको क्या कहेंगे अपन, अभिवर्ती जन्य या फिर मनोवर्ती जन्य व्यवहार क्या होगा, क्या होगा, अधिगम होगा। मनोवर्ती या फिर अभिवर्ती जन्य व्यवहार अधिगम होता है। परंतु आपने ये भी पढ़ा कि अभिवर्ती का अधिगम का संबंध मनोवर्ती या फिर अभिवर्ती से होता है, क्योंकि अधिगम का प्रमुख कौशल क्या होता है, मनोवर्ती होता है, और मनोवर्ती में भाव होता है, फीलिंग होती है, और फीलिंग का संबंध संवेग से भी होता है। मेरी बात समझ रहे हो? पर मनोवर्ती जन्य जो व्यवहार करे वो तो अधिगम है, पर मनोवर्ती के अंदर भी एक घटक है, वो क्या, आपका भाव है, और भाव का संबंध किससे होता है, संवेग से। संवेग मतलब आपकी फीलिंग से, संवेग इमोशन से, और वो इमोशन जो होते हैं आपके, जैसे प्रेम है, क्रोध है, हर्ष है, तो जो भी आप में आपके संवेग आते हैं, उन संवेगों के अधीन रहकर जो हम व्यवहार करते हैं, संवेगात्मक व्यवहार आपका अधिगम नहीं है। तो संवेगात्मक व्यवहार क्या होता है, आपका मूल प्रवृत्ति होती है। परंतु आपने ये पढ़ा कि मूल प्रवृत्ति के अधीन होकर जो हम व्यवहार कर रहे हैं, मूल प्रवृत्ति के अधीन होकर हम व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो अधिगम है? नहीं, वो अधिगम है नहीं है। तो मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार क्या होगा, आपका मूल प्रवृत्ति होगा, नहीं सॉरी, अभिप्रेरणा होगा, मोटिवेशन होगा। मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार क्या होगा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होगा। ऐसा हम कुछ सीखे। इसके बाद हमने इसके डेफिनेशन की चर्चा की, कुछ डेफिनेशन भी पढ़ी। जैसे पिल ने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। क्या है, अधिगम। गिलफोर्ड क्या कहता है, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। कौन कह रहा था, गिलफोर्ड। ऐसा भी हम कल पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि करो एंड करो की डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आदत ज्ञान मनोवर्ती का अर्जन। बात किसकी कर रहा है, मनोवृत्ति का, है ना। और हमने अभी बात पढ़ी कि मनोवर्ती जन्य व्यवहार क्या होता है, अधिगम होता है। तो आदत ज्ञान मनोवृत्ति का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। तो ऐसे कैसे याद रहे कि आदत ज्ञान मनोवर्ती वाली डेफिनेशन किसने दी है। आदत कब पड़ती है, जब कोई काम करते हो आदत पड़ जाती है। तो करो करो
तो आदत ज्ञान मनोवर्ती करो। ठीक है। इसके बाद स्किनर ने एक बात कही थी, उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना। उत्तरोत्तर व्यवहार मतलब एक व्यवहार करो उसके बाद दूसरा व्यवहार करो। तो पहले व्यवहार के साथ दूसरा व्यवहार सामंजस्य स्थापित कर रहे हो, तो उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना क्या है? अधिगम है। पहले आप व्यवहार कर रहे थे, उसके बाद नया व्यवहार किया, समझ गए कि ये व्यवहार उचित है या अनुचित है, सीखा आपने। इसके बाद व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं, अस्थायी होती है अधिगम में, और बाद में उसकी जगह कोई स्थायी रूप ले लेता है। फिर कोई नई चीज आती है, फिर स्थायी रूप ले लेती है, और पहले वाली वहां से हट जाती है। इसीलिए व्यवहार में फिक्स हो जाता है। एक व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया भी क्या है आपकी? अधिगम। ऐसा किसने कहा है? स्किनर कहता है। इसके बाद हिलगार्ड क्या कहता है? अचानक किसी परिस्थिति में की गई क्रिया क्या है? अचानक किसी परिस्थिति में की गई क्रिया क्या है? अधिगम। कौन कहता है? हिलगार्ड कहता है। इसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कौन कह रहा है? पावलो कह रहे हैं। कौन है? पावलो। जबकि गेट्स क्या कहता है? अभ्यास, अनुभव और परीक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। इसके बाद एक बात हम पढ़े थे किसकी? कोनबेल और केल्विन की। कोनबेल क्या कहता है? कोनबेल कहता कि अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या आपका? अधिगम। जबकि कोल्विन क्या कहता है कि पूर्व अर्जित व्यवहार से आपके अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो क्या है? अधिगम है। इसके बाद जो हम बात किए थे, अब जो चर्चा करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम का मुख्य उद्देश्य है कि जो बालक सीखने वाला है, जिस बालक को हम सिखा रहे हैं, तो सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सर्वांगीण विकास करना। तो हमने क्या पढ़ा कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर उसका सर्वांगीण विकास करना। अब देखो, सीखने वाला बालक, एक होते हैं वांछित, एक होते हैं अवांछित। वांछित वे होते हैं जो अच्छी आदतें होते हैं, जो अच्छा ज्ञान होता है, जो अच्छी आदतें होती हैं, वो क्या होती हैं? वांछित। अवांछित चीजें वो होती हैं जो गलत होती हैं। अपचारी करते क्या होंगे? अवांछित। अवांछित चीजें थोड़ी सिखाते हैं हम सिखाते हैं वांछित, जो हमें चाहिए। जैसे हमारे खेत में है तो कहते हैं अवांछित खरपतवार, जो अनावश्यक जो उगा उसको क्या कहेंगे? अवांछित। अब आपने फसल बोई वो वांछित है, पर उसके बगल में जो उगा वो क्या है? अवांछित है। आप अच्छा सीख रहे हो वो क्या है? वांछित है, पर बगल में गलत जो हो रहा है वो है अवांछित। तो अवांछित की बात नहीं की जाती है अधिगम में, वांछित की बात की जाती है, अच्छे की बात की जाती है। तो सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करें, सर्वांगीण विकास करना, ये अधिगम का क्या होगा? मुख्य उद्देश्य। फिर दो चीजें हैं, जैसे सीखना और सिखाना, है ना? शिक्षण और अधिगम। अधिगम का मतलब क्या है? क्या है अधिगम का मतलब? सीखना। इसका मतलब क्या है? सीखना। और शिक्षण का मतलब क्या है? सिखाना। अब सीखना और सिखाने पे बात करें, एक अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहा है, सिखाना चाह रहा है, और बच्चा उससे सीख, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम के पीछे क्या उद्देश्य है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो, आप उसको सीख पा रहे हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो चीज आपको बताई जा रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा सीखें। वो आपके लिए क्या हो? प्रभावशाली हो। क्या हो? प्रभावशाली। कि अधिगम क्या हो? प्रभावशाली हो। अधिगम को प्रभावशाली बनाना ही दो उद्देश्य बनता है, किसका? शिक्षण और अधिगम का। भाई आपको जो पढ़ाए वो हमेशा क्या रहे? याद रहे। फिर नई चीज उसके साथ जुड़ जाए तो पुरानी वहां से हट जाए और नई उसका स्थान ले ले। इसीलिए अधिगम क्या है? अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन है नहीं है। अगर कहीं पे लिखा है कि अधिगम स्थायी परिवर्तन, तो बात गलत है। अधिगम अस्थायी परिवर्तन है, और यही अस्थायी परिवर्तन की वजह से क्या होता है? व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है। अब बात ये होती है कि अधिगम शिक्षण, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रभावशाली। मेरे साथ बोलिए, आप साइलेंट क्यों रह रहे हो? अधिगम का शिक्षण, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रभावशाली बनाना। अब बात यह कि प्रभावशाली अधिगम किसको कहेंगे? क्या है अधिगम प्रभावशाली? किससे कहेंगे? क्या अर्थ है इसका? क्या तात्पर्य, क्या आशय है इसका? प्रभावशाली अधिगम का क्या आशय है? आपको जो चीज सिखाई वो स्थायी हो और उपयोगी अनुक्रिया कर दे, जो चीज बताई वैसा का वैसा उसको पुटअप कर दे, तो अधिगम क्या हुआ? प्रभावशाली। जैसे जो चीजें मैंने बताई
और उसका आंसर वो आप ऐसा का वैसा ही दे रहे हो, तो अधिगम शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया आपकी क्या थी? प्रभावशाली। तो प्रभावशाली अधिगम का क्या से होगा? स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करना। अब ने क्या पढ़ा? अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सर्वांगीण विकास करना। अब शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रभावशाली बनाना। और प्रभावशाली अधिगम का क्या से है? स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करना। स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करना। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से सीख पा रहे हो। देखो इसके बाद देखो अधिगम के सोपान होते हैं। हम किस चरण में सीखते हैं, हमारा सीखने का चरण क्या होगा? तार्किक क्रम की बात नहीं कर रहे अपन, क्रम और स्तर की बात नहीं कर रहे अपन, बात करें अधिगम का सोपान। अधिगम प्रक्रिया किस तरह से घटित होती है? जैसे सबसे पहले होता है आवश्यकता। जैसे आपको भूख लगी, तो भूख पहले नहीं लगी, आप में शरीर के अंदर, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हुई, तो आपको पानी की आवश्यकता है ना? आपको भूख लगी, पर भूख से पहले आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हुई, ऊर्जा की कमी हुई, पानी की कमी हुई, तो प्यास लगी। और प्यास किसको प्रेरित करेगी? किसको ढूंढने के लिए? आपके शरीर में पानी की कमी हुई, थरा अलग सूख गया, थरा कट सूख गया, तो क्यों थन कहीं बेर पट्टे थन प्यास लगी, थरा जीबड़ी सूख गई, थरा होठ सूख गया, है ना? जीभ पपोड़ के उठा पर भी ठीक लिया हो, फिर भी गटक गटक लार पी लिया हो, तो अब पानी की तो जरूरत है। मुंह में पानी में लार भी नहीं बन रही, आपको प्यास लग रही है। प्यास यहाँ पे क्या है? चालक है। प्यास क्या है? चालक। चालक यानी मोटिव है, प्रेरक है, यही आपको अभिप्रेरित करेगा, यही आपको पानी के लिए तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा। और यहाँ पे चालक ही क्या आपका मोटिवेशन का काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा है, करता है। तो कहने का मतलब पहली क्या होगी? आवश्यकता। आवश्यकता किसको जन्म देता है? आवश्यकता चालक को जन्म देता है। चालक यहाँ पे क्या होता है? मोटिव होता है, मोटिव, प्रेरक या फिर अभिप्रेरक। और यही चालक अभिप्रेरक क्या करता है? आपको मोटिवेशन देता है, आपको पानी ढूंढने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए प्रेरित करता कि नहीं करता? दूसरा एग्जाम्पल ले लो। एक बच्चा क्या कर रहा था? पत्थर लिए था। क्या थे उसके पास? पत्थर थे। और पत्थर से वो दीवार पे पत्थर फेंक रहा था, दीवार पे पत्थर फेंक के मार रहा था। एक अध्यापक रास्ते से गुजर रहा था, अध्यापक ने देखा कि पत्थर का निशाना बिल्कुल एक ही जगह जाके लगता है, तो उस बच्चे को कहा कि बेटा तू एक अच्छा धनुर्धारी बन सकता है, एक अच्छा तीरंदाज बन सकता है। अध्यापक ने कह दिया, अध्यापक ने बच्चे को कह दिया। अब बच्चे को कह दिया तो बच्चे के मन में ऐसी लालसा आई कि शायद क्या तू शायद तीरंदाज बन सकता। अब उसे आवश्यकता पड़ेगी किसकी? तीरंदाज बनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तीर की, तीर कमान की या धनुष की पड़ेगी ना। पहली आवश्यकता ही है। वो मोटिव हुआ उस चीज से, तीर कमान लिया। अब बच्चा क्या कर रहा है? अपना फिक्स लक्ष्य कर लिया, फिक्स उद्देश्य कर लिया कि मुझे तो तीरंदाज बनना है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और एम निर्धारित कर लिया, गोल निश्चित कर लिया कि मुझे तो एक अब तीरंदाज बनना है। समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, समझ में आएगा। अब बच्चा क्या होगा? सीखने के लिए तत्पर हो गया, अपने आप में धनुष उठाया, रोज आपका क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है, तत्पर है, कार्य कर रहा है। अब बीच बीच में क्या होंगी? बाधाएं आएंगी। कभी वो धनुष उठाता है तो कभी तीर सही रास्ते पे लगता है, कहीं नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं उसको बाधाएं आ रही हैं, अवरोध आ रहा है, बैरियर आ रहा है। बच्चा क्या करेगा? दोबारा से अधिगम की स्थिति ढूंढेगा। हो सकता है वहां पे अनावश्यक आवाज आ रही हो सकता है बच्चे का ध्यान है उस चीज पे नहीं हो, तो वो अधिगम की स्थिति ढूंढेगा कि मैं कहां सही सीख सकता हूं। तो अधिगम की स्थिति, अधिगम स्थिति अगर ऑप्शन में नहीं है तो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण होगा। अब बच्चा क्या करेगा? उस अधिगम की सही स्थिति को ढूंढ करके जहां पे वो अच्छे से सीख सकता है। हो सकता है उस बच्चे ने जाकर के किसी मैदान में करना शुरू कर दिया हो, है ना, किसी ग्राउंड में चला गया होगा जहां पे तीरंदाजी आराम से कर सकता था। हो सकता है किसी कोच का सहारा लिया होगा,
अधिगम स्थिति ढूंढी होगी, उसने इन्वायरमेंट देखा कि यहाँ पे अन्य सीख रहे तो मैं भी सीख सकता हूं। अब बच्चा वहां पे क्या करेगा, अनुक्रियाएं करेगा, अपना धनुष लिया और रोज वहां पे अभ्यास कर रहा है, अनुक्रियाएं कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। अनेक अनुक्रिया में अनेक बाधाएं आई, परंतु एक बार उसकी सही अनुक्रिया होगी। क्या होगी, सही अनुक्रिया। सही अनुक्रिया होते ही बच्चे को वहां पे पुनर्बलन मिला कि मैंने धनुष को शायद इस एंगल से उठाया, इस एंगल से मैंने धनुष पे तीर कमान लगाया, शायद यहां पे सही हो रहा है। तो बच्चा उस सही अनुक्रिया से क्या हुआ, पुनर्बलित हुआ, उसको पुनर्बलन मिला, रीइंफोर्समेंट हुआ, पुनर्बलन उसको मिला। अब बच्चा क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं, एडजस्ट। उस सही अनुक्रिया के लिए उसको अपने आप को फिर एडजस्ट करने का प्रयास करेगा कि शायद मैंने, हो सकता है कि इसको 45 एंगल से लगाया होगा, हो सकता है मैंने इसको 60 एंगल के ऊपर तीर लगाया होगा तो सही जाके निशाने पे लगा। तो ऐसा क्या कर रहा है वो, समायोजन। धीरे धीरे उसके व्यवहार में ये चीजें परिवर्तन होने लग गया और एक निश्चित रिजल्ट तक वो पहुंचने लग गया और उसका धनुष हर बार उस टारगेट पर जाकर लगने लग गया। तो बच्चे में वो चीजें क्या हो गई, स्थायी हो गई, एक संगठित हो गया और अंत वो लक्ष्य तक पहुंच गया और एक अच्छा धनुर्धर बन गया। लो, बातों बातों में हमने एक धनुर्धारी भी तैयार कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो कर्म में होगा वो आवश्यकता होगा। अगर ऑप्शन में आवश्यकता वर्ड नहीं है तो प्रेरक होगा, प्रेरक नहीं है तो अभिप्रेरणा, ये अभिप्रेरक हो सकता है। अभिप्रेरक से अगर पर्सन की शुरुआत नहीं कर रहा तो अभिप्रेरणा से शुरू करेगा। डिपेंड एग्जामिनर पे करेगा कि एग्जामिनर कौन सा वर्ड पहले उठाएगा। पहले आवश्यकता देखिए, आवश्यकता नहीं है तो प्रेरक, अभिप्रेरक या फिर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा पहले भी होगा। 2 नंबर में या तो होगा लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य का निर्धारण या फिर उद्देश्य का निर्धारण। 3 नंबर पे होगा आपका या तो तत्परता ही होएगा। क्या होगा, तत्परता। तत्परता के बाद ये तो बात ऐसे ध्यान रखना है कि क्या होगी, तत्परता होगी। तत्पर होगा तो हो सकता है अवरोध हो, तत्परता अगर ऑप्शन से हटा दिया जाए तो अवरोध दे सकता है, बाधा दे सकता है। इसके बाद क्या होगा, अधिगम स्थिति आएगा, अधिगम की स्थिति। अधिगम स्थिति अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो हम क्या ढूंढेंगे, वातावरण। क्या ढूंढेंगे, वातावरण। वातावरण होएगा। वातावरण के बाद क्या होगी, अनुक्रिया, अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया, या ये नहीं हो तो पुनर्बलन। इसके बाद समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन की जगह आ सकता है परिणाम और फिर आ सकता है स्थायीकरण या फिर संगठन या फिर लक्ष्य की प्राप्ति। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या शुरू से ही शुरू करेगा, कोई जरूरी नहीं है। वो कई दफा क्या है कि टॉपिक को यहां से शुरू कर दे, प्रश्न का उत्तर यहां से शुरू कर दे, पर कर्म ध्यान रखें। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, आवश्यकता के बाद 2 नंबर पे उद्देश्य या फिर लक्ष्य का निर्धारण आएगा, 3 नंबर आपकी तत्परता, 4 नंबर अधिगम स्थिति। अधिगम स्थिति के बाद आप लिखेंगे अनुक्रिया, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन, स्थायीकरण और संगठन। दोबारा मेरे साथ बोलिएगा, आवश्यकता, अधिगम, आवश्यकता, उद्देश्य का निर्धारण, आवश्यकता, उद्देश्य का निर्धारण, तत्परता, अधिगम की स्थिति, समायोजन, बिल्कुल स्थायीकरण और संगठन, और लास्ट में लक्ष्य की प्राप्ति। कई बार अंत में क्या मिलेगा आपको, लक्ष्य की प्राप्ति मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे। इसके बाद देखो, इस सामान्य जो चरण को है वो मिलर और डोलार्ड ने थोड़ा अलग कहा। बोल साहब नहीं, पहली बात तो आवश्यकता, आपकी सही बात है कि आवश्यकता होगा। हम पहले हमेशा आवश्यकता का अनुभव करते हैं, करते कि नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम हमेशा पहले आवश्यकता का अनुभव करेंगे। आपको प्यास लगी है, पानी आपको जरूरत है ना। आपको भूख लगी है, भोजन आपके लिए जरूरत है। आपको भूख लगी और वहां पे कोई कोका कोला पिला दे, चल भाई ठंडा पी ले कोका कोला, नहीं यार मेरे को तो भूख लगी है, पेट में प्याने बज रहे हैं, है ना। भूख लगी हो तो क्या पानी से मिट जाएगी, है। और अगर प्यास लगी और भोजन रख दे तो क्या अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा। आपको क्या चाहिए, भूख के लिए भोजन चाहिए और पानी के लिए आपको प्यास के लिए पानी चाहिए, यानी आपको फिक्स चाहिए। तो पहली बात क्या होगी, आवश्यकता का अनुभव होगा हमें कौन सी चीज आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कि ये आवश्यकता हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं।
आप एक जंगल में जा रहे हो, प्यास लगी, क्या करेंगे? सोचेंगे ना मुझे पानी कहाँ मिल सकता है। कोई टापरी चुपरी देखेंगे कि यार शायद वहाँ पानी हो सकता है। आप वहाँ पे गए, वहाँ पे भी पानी नहीं है। लग से तो देखेंगे। फिर दूरगामी जगह देखा कि आपने देखा एक झोंपड़ी सी और बने, शायद पानी वहाँ मिल जाए। आप वहाँ चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? जाएंगे ना? या फिर वहीं बैठ जाएंगे कि पानी आजा आजा, है ना? ऐसा थोड़ी बोलेंगे, कोई गाना थोड़ी है कि एक बार आजा, है ना? सही, पानी अपने आप नहीं आएगा साहब। तो आवश्यकता का अनुभव होगा। आवश्यकता अनुभव के बाद आप क्या देखेंगे? लक्ष्य, टारगेट देखेंगे, मुझे कहाँ मिल सकता है। फिर आप क्या करेंगे? लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास। पहले ये देखेंगे ना पानी कहाँ मिल सकता है। सोचेंगे कि पानी तो मुझे यार जहाँ पे कोई झोपड़ी उपड़ी हो, कहीं घर बार हो तो वहाँ मिल सकता है। यही देखेंगे, पहला तो यही देखेंगे आप। उसके बाद आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास में चल पड़े साहब। पानी है या नहीं है, फिर भी आप चल पड़े तो चल पड़े। आप चल पड़े और अंततः आपको कहीं ना कहीं पानी मिल ही गया और आपकी प्यास बुझ गई। यही बात कंपटीशन में है साहब, यही चीज कंपटीशन में। आपको नौकरी चाहिए ना, सेम है। आप टारगेट देखते हो, लक्ष्य देखते हो कि मुझे रीट का पेपर क्वालिफाई करना है, मुझे सेकंड ग्रेड का पेपर क्वालिफाई करना है ना, मुझे फर्स्ट ग्रेड का पेपर क्वालिफाई करना है, मुझे आरएस का पेपर क्वालिफाई करना है। तो हम क्या करते हैं? लक्ष्य टारगेट फिक्स करते हैं कि मुझे करना है ये। फिर आप उसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या कर पड़े? चल पड़े। आप उस लक्ष्य की पर्याप्ति के लिए निकल पड़े, है ना, और अंततः लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि पढ़ने लग गए तो पढ़ना शुरू कर दिया तो कर दिया, बस रुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना है। हम कल जो थे आज वहां नहीं है। हमने कल सीखा, आज कल से आज बेटर है, आज से हम कल बेटर होंगे कि नहीं होंगे? हमने जो कल सीखना शुरू किया था आज उससे कुछ बेटर है, आज जो है उससे कल बेटर होगा, कल से हमारा अगला दिन बेटर होगा। कहने का मतलब अंततः में लक्ष्य निश्चित मिलेगा। तो चल पड़े तो चल पड़े, किताब उठा ली तो उठा ली, है ना। वो कहते हैं अपने मारवाड़ी में कहावत है, भाई ऊखड़ी में सिर दे दियो तो ये मुसल से के डरनो है? पतो है कि मुसल ऊपर से पड़ेगो, तो डरना नहीं है साहब। तो ये क्या कहता कि सबसे पहले आवश्यकता का क्या होगा? हमें अनुभव होगा। फिर हम क्या देखेंगे? उस आवश्यकता को हम कहां प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लक्ष्य देखेंगे और उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु बाद में क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, और अंत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा इजी है ये, और आपको अच्छा भी लग रहा है, बहुत इजी है, अच्छा भी फील कर रहे हो। नहीं कर रहे तभी आप बोल नहीं रहेंगे, सही है ना। इसके बाद देखो स्मिथ क्या कहता है। स्मिथ कहता है साहब थोड़ा अलग है, आवश्यकता साहब बिना ड्राइव के तो कोई पूरी नहीं होगी, है ना। आवश्यकता ड्राइव को जन्म देते हैं, चालक को जन्म देते हैं, प्रेरक को जन्म देते हैं, और यही चालक ड्राइव जो होता है आपका, यही तो मोटिवेशन देता है और यही तो आपके लिए उद्देश्य बनाता है। आपको भूख नहीं लगी होती तो क्या उद्देश्य बन पाता? आपका उद्देश्य नहीं बन पाता। तो पहला ये क्या ले रहे हैं? चालक या फिर प्रेरक या फिर उद्देश्य। बात एक ही है कि चालक के बगैर आपका उद्देश्य नहीं बन पाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है साहब, आपको भोजन की जरूरत नहीं है, फिर भी भोजन कोई दे दे परोसे, क्या कहोगे? नहीं, भूख नहीं है। जैसे कई बार पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था हमें कि किसानों को ये बिल देते हैं, कि किसानों ने मना कर दिया हमें नहीं चाहिए, है ना। क्या हमें नहीं चाहिए? नहीं लिए लोगों ने, है कि नहीं? लिया क्या बताओ? नहीं लिया ना। तो वही चीजें हैं कि चालक, प्रेरक और उद्देश्य। इसके बाद क्या करेंगे? एक टारगेट फिक्स करते हैं, एक आकर्षक लक्ष्य लेते हैं। कई दफा क्या होते हैं हमारे सामने, जब उद्देश्य होते हैं तो अनेक लक्ष्य होते हैं। एक साथ आपकी 3 भर्तियां आ चुकी, आपका रीट का भी आ चुका, आपका सेकंड ग्रेड का भी आ चुका, आपका फर्स्ट ग्रेड का भी आ चुका, और आप साथ साथ आरएस में भी अपना भविष्य आजमाने का प्रयास कर रहे हो। तो क्या करेंगे? सोचेंगे कौन सा बेटर रहेगा। कई बार तो इतने भी हम आरामी हो जाते हैं, पैसा किस में ज्यादा मिलेगा, है ना। अरे काय का पैसे की बात है, तुम किसको प्राप्त कर पाओगे? एक आकर्षक लक्ष्य जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है
कि जल्दी प्राप्त कर लेंगे, तो एक आकर्षक लक्ष्य होगा। अब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कोई भी चीज आसान तो नहीं है, बाधा तो आएंगी, बाधा तो आएंगी, बैरियर होगा। ये कहता है बाधाएं आएंगी और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आएंगी, अंत उन बाधाओं को दूर करता जाएगा और व्यक्ति अंत लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? स्मिथ कहता है। हमने मिलर डोलार्ड की बात की, हमने स्मिथ की बात की, हमने सामान्य परिचर्चा की। इसके बाद होता है डिसेल। डिसेल क्या कह रहा है? डिसेल कहता है कि साहब ये 5 चरण में हो रहे हैं। पहले हमारे सामने मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन बालक, अभिप्रेरित बालक होगा। जिस बालक को हमने मोटिव किया है, जिस बालक को हमने अभिप्रेरित किया है, जैसे हमने तीरंदाज के लिए किया था कि आप तीरंदाज बन सकते हो, बच्चा आपसे अभिप्रेरित हुआ, आपको कोई अगल बगल में कोई आपके अड़ोस पड़ोस का कोई आता है, आपको कहता है यार तू टीचर बन सकता, पक्का तेरा ठीक है मैथ्स, तेरी साइको ठीक है, तेरा मैथ्स ठीक है, तेरा राजस्थान जीके ठीक है, तेरा सारा सब्जेक्ट भी ठीक, तू टीचर लगेगा और तू उसके बाद आरएस भी बन सकता है। हम उससे क्या हुए? अभिप्रेरित हुए कि नहीं हुए? बताओ, होते कि नहीं होते? आपको कई बार कोई भी हमारे रिश्तेदार आते हैं जो जॉब लगे होते हैं, सब ज्वाइनिंग देके जाते हैं, हमें पक्का ज्वाइनिंग देके जाते हैं। उस दिन तो हम भी ज्वाइनिंग के सपने ले लेते हैं रात को ही, और रात को ही सपने आ जाते हैं, हम पास वाले स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, है ना? वो तो मम्मा जगा देती है, अन्यथा हम बस सिग्नेचर करने वाले ही थे रजिस्टर में जहां पे आपका सिलेक्शन हो चुका। क्यों ऐसा होता है? तो अभिप्रेरणा होगी, अभिप्रेरणा से बालक अभिप्रेरित होगा, और अभिप्रेरित बालक क्या करेगा? किसी लक्ष्य को टारगेट करेगा, किसी लक्ष्य को टारगेट करेगा, और किसी लक्ष्य को जब टारगेट करता है तो निश्चित बात है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं तो आएंगी। क्या आएंगी? बाधा। आपके सामने बाधाएं आएंगी, बैरियर होंगे। अब क्या करेंगे? उन बाधाओं को दूर करने हेतु विभिन्न अनुक्रिया करेंगे। करेंगे कि नहीं? आपके सामने बाधाएं आ गई तो क्या बाधाओं को दूर नहीं करेंगे? हम बाधाओं को दूर करेंगे। उन बाधाओं को, बैरियरों को दूर करते समय हम विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे, विभिन्न रिस्पॉन्स होगा हमारा, अनेकों अनुक्रियाएं करेंगे। अब अनेकों अनुक्रिया में बाद में एक सही अनुक्रिया हो जाएगी, हम फिर अभिप्रेरित होते हैं कि यार ये सही हुआ, हमने सही अनुक्रिया की और अंततः हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर चुके, और अंततः हमें वही जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है हम पुनर्बलित होते हैं, मैं ये कार्य कर सकता। आपका एक टेस्ट हुआ, आपका एक टेस्ट हुआ, आप मान लो ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी ने कहा कि आप कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, मान लिया कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया। अब उस टारगेट में आपको शाम को पढ़ना भी होता है ना? आपको अपना मोबाइल भी छोड़ना पड़ता है, अपने मित्र मंडली भी आपसे छूट जाते हैं, और कई बगल में है तो आपको ये और कहने लग जाते हैं आजकल, क्या बात भाई आजकल तू बहुत बदल गया है, आजकल हमारे फ़ोन का जवाब भी नहीं देता है, मैं शाम को आपको गुड मॉर्निंग नहीं, सुबह आपको मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, शाम को गुड इवनिंग कहता हूँ, और फिर सोते समय साहब मैं आपको गुड नाइट बोल के सोता हूँ। आप लोग है देखो कहाँ बिजी हैं। क्या कह रहा है? जवाब दे रहा है आपको, कहते हैं नहीं लोग आपसे, हैं आप, मुझे लगता है कि आप बदल गए हो बिल्कुल, शायद मम्मी पापा भी आपको कहने लग गए होंगे आजकल कि बेटा आजकल तू खोई खोई रहती किताबों में, हैं जब देखो तेरे हाथ में क्या होती है? वो किताब ही होती है, तो काम करती है तो भी किताब रख लेती है। बेटा पागल हो जाएगी इतना पढ़ेगी तो। क्या कहते हो जवाब में? मम्मा कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रही। लोग बहुत पढ़ते हैं, कहते कि नहीं कहते आप लोग? तो इसका मतलब आप लक्ष्य प्राप्ति में आपके बहुत सी बाधाएं आएंगी, और उसके पड़ोस में ब्याह भी उमड़ जावे, और उसके थारी की शादी फिक्स कर दी जावे, और उसके लड़के की शादी फिक्स कर दी जाए, वह भी बाधा ही है भाई, है को नहीं? फिर भी आपा क्या करांगा? आपनो काम है छोटा, बाधा दूर करांगा, ब्याह गटलवा लेंगा, है फिर वही काम रेगुलर करता रहूंगा। अच्छा कौन टलवाओ? है कौन टलवाओ? हाँ पेपर आ जाए तो कौन टलवाओ? है आजकल देखा गया कि कई दफ़ा ऐसे हम रीट का पेपर में देखते हैं कि एक नवेली दुल्हन ने पहले पेपर दिया उसके बाद शादी की, मतलब टारगेट फिक्स है शादी बाद में। और कई ऐसे हैं आपने होना तो है ही को नहीं, शादी की रंगरेलियाँ क्यों छेड़ी, है ना? कुछ ऐसे भी होते हैं। अब देखो अभिप्रेरित बालक होगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निश्चित करेगा, और लक्ष्य प्राप्ति में अनेक बाधाएं आएंगी, और बाधाओं को दूर करने हेतु विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा।
अब विभिन्न अनुक्रियाओं में से एक अनुक्रिया क्या हो जाएगी आपकी सही, और आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। अंत आप लक्ष्य की ओर अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच रहे हैं। ये बातें हमने पढ़ी तो ये अधिगम प्रक्रिया के क्या थे, सोपान। पहला हमने पढ़ा आवश्यकता, आवश्यकता के बाद हो सकता है मोटिव हो या फिर अभिप्रेरक हो या फिर अभिप्रेरणा हो। इसके बाद 2 नंबर होगा उद्देश्य या लक्ष्य का निर्धारण, और 3 नंबर होगा आप उसके लिए तत्पर होंगे, तत्परता, और फिर अधिगम की स्थिति देखेंगे, फिर आपकी अनुक्रिया होगी, फिर आप समायोजन करेंगे, और समायोजन के बाद आपके व्यवहार में कोई न कोई परिवर्तन होगा, परंतु परिवर्तन कभी स्थायी नहीं होता, ये याद रखिएगा। परिवर्तन होगा और परिवर्तन से आप स्थायीकरण या संगठन कर लेते हैं और अंत लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हमें मिलर क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवश्यकता का अनुभव करेंगे और किसी लक्ष्य को देखेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे, अंत लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपका सीमित क्या कहता है कि सबसे पहले चालक, प्रेरक या उद्देश्य होंगे और उसी के बाद में हम उद्देश्य प्राप्ति या एक आकर्षक लक्ष्य लेंगे, एक टारगेट फिक्स करेंगे और उस एक टारगेट फिक्स में अंत अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एक बाधाएं होंगी, बाधाओं को दूर करके लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद डिसेल क्या कहते हैं, सबसे पहले अभिप्रेरणा होगी, अभिप्रेरणा के बाद लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आएंगी और लक्ष्य प्राप्ति बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे, सही अनुक्रियाएं हो जाएगी और अंततः आप उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे और उद्देश्य की प्राप्ति होते ही आपको पुनर्बलन मिलेगा और आप कार्य को लगातार उसी रूटीन में जारी रखेंगे और अंततः लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। समझ में आ रही बात? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अभी जो हमने कल बातें ये भी पढ़ी थी कि अधिगम का जो तार्किक क्रम होता है, तार्किक क्रम में सबसे पहले आवश्यकता, 2 नंबर तत्परता, 3 नंबर स्थिति और 4 नंबर अंतः क्रिया। पर हमने अधिगम के प्रक्रिया के स्तर या क्रम के अन्य भी बात की। सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। इन चरणों को भूलिएगा नहीं, हो सकता है आपको अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम पूछ ले। सबसे पहले तथ्य, तथ्य के बाद सूचना, सूचना के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद प्रज्ञान। और हो सकता है आपको तार्किक क्रम पूछ ले तो आवश्यकता, आवश्यकता के बाद तत्परता, तत्परता के बाद अधिगम स्थिति और अंतः क्रिया। ये बात याद रहेंगी। अब देखो होता क्या है, हम जो अधिगम कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, एक आप लोग सीख रहे हो तो आप अधिगम करता है, क्या है, अधिगम करता। आपकी खुद की चीजें भी आपको प्रभावित करती है। अधिगम करता के जो कारक होते हैं आप लोगों को जो खुद को प्रभावित करते हैं, आपके इंडिविजुअल जो रीजन है वो आपके व्यक्तिगत कारक होते हैं। यानी इसमें अधिगम करता यानी व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत है, एक शिक्षार्थी से जुड़े हुए कारक होते हैं। आपकी मान लो कि पढ़ने की रुचि नहीं है, आपकी जिज्ञासा नहीं है, आप मानसिक रोगण है, मानसिक आप में विकार है, तो बताओ कोई आपको सिखा देगा? नहीं सिखा पाएगा, नहीं सिखा पाएगा। एक होता है शिक्षक अध्यापक संबंधी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कुछ चीजें, मेरे व्यवहार कौशल की बात आएगी, विषय कौशल की बात आएगी, प्रस्तुतिकरण की बात आएंगी, तो वो चीजें भी आपको प्रभावित करती हैं। इसके बाद तीसरी बात होती है विषय वस्तु संबंधित कारक और चौथा होता है अधिगम प्रक्रिया या जो हम प्रोसेस कर रहे हैं सीखने की, उसमें अधिगम व्यवस्था संबंधी कारक कितने होते हैं। 4 कारक अलग अलग जुड़े होते हैं। एक तो वे होते हैं जो शिक्षार्थी संबंधित होते हैं, जो व्यक्तिगत कारक होते हैं, एक होते हैं अध्यापक संबंधी, एक होते हैं विषय वस्तु संबंधी और एक होते हैं अधिगम प्रोसेस या जो आपकी अधिगम व्यवस्था है, अधिगम प्रोसेस है, उस प्रोसेस संबंधी क्या क्या कारक है, इन पे थोड़ा देखो चर्चा करें। तो पहली बात अगर हम लें तो पहली बात आप लोगों से जुड़ी होती है, एक अधिगम कर्ता से संबंधित होती है, जो व्यक्तिगत कारक होते हैं, इंडिविजुअल जो कारक होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, आप लोगों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। जे थारो माथो बचकतो वे, सिर पाटतो वे, थाने कितो ही सिखा दो सा वो दिन तो न्यू लागे कि मास्टर चुप को न्यू जेके मेरो माथो बचके और सिर में चढ़ चढ़ के बोल ले, धीरे कौन बोल सके के, है ना। जब आपका सर दर्द कर रहा है, आपको मानसिक रोग है, मानसिक रोग में कहीं पे भाई यहाँ पे क्लास में ही नहीं है, कोई विकार हुआ है, क्लास में हो ही नहीं, आपका ध्यान बार बार उठकर कहीं और जा रहे हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखो, आप सीखने के लिए तत्पर नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, आपका ध्यान नहीं है,
आपका इच्छा शक्ति मरी हुई है सीखने के नाम से, मन ने तो आवे को नहीं, तो बताओ सिखाने वालों कहीं सिखाओ, के इलाज है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमें खुद को तैयार करना है। समझ रहे हो, हम व्यक्ति जो सीखने वाला जो शिक्षार्थी होता है उसको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। पहला सुख है निरोगी काया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। दूसरा उसकी रुचि, उसकी तत्परता, उसका ध्यान, उसकी जिज्ञासा पॉजिटिव होने से है। क्या हो? पॉजिटिव। मुझे करना है, मुझे सीखना है। जैसे कोई चीज कहते हो मुझे ये कार्य करना है, बड़ी तत्परता से करोगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, रो तो जा मरे की खबर ले आवे, तो इसका मतलब तत्परता नहीं है, तत्परता नहीं है, तो काम कैसे होएगा। इसके बाद थकान, आप थक जाते हो, जैसे 5 बजे आपकी क्लास होती है, थक जाते हो आप पूरी तरह से, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, है ना, सब थके आ रहे हैं। लास्ट में कहेंगे 1 घंटा और, नहीं नहीं सर अब हमें जाना है। उस समय आपकी स्मृति स्तर भी इंपोर्टेंट होता है, इस पे प्रभावित करने वाला आपका स्मृति स्तर भी है, आपकी यादाश्त स्तर, मेमोरी पावर, कितना याद रख लेते हो, बोध प्रज्ञान कैसा है आपका, तथ्यों को सूचनाओं को कैसे एकत्रित कर रहे हो आप, सूचना प्रक्रियाकरण कैसे काम कर रहा है, हमें सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत है कैसे काम कर रहा है। तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रूप ठीक होना चाहिए, तत्परता, रुचि, ध्यान, इच्छा शक्ति, अवधान, अवधान का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो अवधान अच्छा होना चाहिए, थकान नहीं होना चाहिए, स्मृति स्तर अच्छा होना चाहिए, अभिप्रेरणा अच्छी होनी चाहिए, अभिप्रेरणा समय समय पे बच्चे को दी जानी चाहिए, मनोवृत्ति आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी मूल प्रवृत्ति पॉजिटिव होनी चाहिए, आप में नेगेटिव चीजें होनी नहीं चाहिए, हर चीज आप में पॉजिटिव। जब आपको तोलने लगे तो आपका पलड़ा भारी हो, सब पॉजिटिव, नेगेटिव नाम की आप में चीज अगर नहीं होती तो आप सीखते ज्यादा हो। आपकी सोच अच्छी है, आपकी मनोवृत्ति अच्छी है, आपकी धारणा अच्छी है, तो आप सीखते भी ज्यादा हो, तो आपकी मूल प्रवृत्ति भी अच्छी होगी, आपको मोटिव समय समय पे किया जाता है तो आप अच्छे से सीख पाते हो। इसके बाद महत्वाकांक्षा, कुछ बनने, कुछ कर गुजरने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। मुझे करना है तो कर पाओगे, मेरे से नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, कॉमन सी बात है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, कि मैं इस कार्य तक अंततः पहुंच जाऊंगा, तो महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, अचीवमेंट, उपलब्धि प्राप्त करनी है, ये उपलब्धि स्तर अच्छा होना चाहिए। अभिक्षमता, यानी अभिक्षमता, अभियोग्यता पॉजिटिव होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, बुद्धि और परिपक्वता, ये चीजें सब प्रभावित करते हैं। देखो परिपक्वता प्रभावित करेगी, बुद्धि। अब हो सकता है आपको कह दे कि अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक, कौन सा कारक, कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। बुद्धि करती है, रुचि करती है, जिज्ञासा, मनोवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, परिपक्वता, है ना, अभिप्रेरणा, उपलब्धि, महत्वाकांक्षा, अभियोग्यता, अभिक्षमता सब प्रभावित कर रहे हैं। मुझे ये बात बताओ, क्या जाति भेद प्रभावित करता है? नहीं करता। क्या लिंग भेद प्रभावित कर रहा है? नहीं कर रहा। लिंग भेद, जाति भेद ये प्रभावित नहीं करता। लड़का हो लड़की हो, ये कौन सा भेद है सीखने में प्रभावित कर रहा है? कोई प्रभावित नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखो शिक्षक संबंधी, शिक्षक संबंधी अगर बात है तो शिक्षक जो पढ़ाने का काम है, शिक्षक का शिक्षण करवाने का काम है, तो डिपेंड ये करेगा कि वो प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहा है, वो चीजों को आपके सामने कैसे पेश कर रहा है। प्रस्तुतिकरण अहम बात होती है। प्रस्तुतिकरण के बाद उसका विषय पर अधिकार है या नहीं है, वो विषय के प्रति कुछ जानता या नहीं जानता। अगर वो विषय के प्रति नहीं जानता तो आपके मन में क्या हो जाएगा कि टीचर को कुछ नहीं आता। अब चाहे अगले दिन वो कुछ भी बेटर पढ़ा दे आपको, अब आपके दिमाग में नेगेटिविटी बैठ गई, उसके प्रति नकारात्मकता आ गई, आपकी नेगेटिविटी, आपकी मनोवृत्ति नकारात्मक बन चुकी। अब आपको कितना भी बेटर पढ़ाए आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण अच्छी होनी चाहिए और विषय वस्तु के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। शिक्षण करवाने का तरीका, शिक्षण एक कला है, एक टेक्निक है, कला, शिक्षण और कौशल, शिक्षण कौशल उनका अच्छा होना चाहिए,
उन चीजों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना आना चाहिए, विषय वस्तु का उसे ज्ञान होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर की लड़ाई झगड़ा बच्चों के साथ करे, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। रही बात उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व और उसका व्यवहार बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे से वो बच्चों के साथ मैत्रिक व्यवहार करता है तो बच्चा ज्यादा सीखता है। प्रेम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को ज्यादा काम में ले रहा है तो बच्चा ज्यादा सीख पाता है। अध्यापक द्वारा में कक्षा में स्थापित जो अंतःक्रिया होती है, जो अनुशासन व्यवस्था होती है, वो पॉजिटिव होने से। इसके बाद अध्यापक के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, साइकोलॉजी का उसे नॉलेज होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रिया पढ़ाते समय जिन तथ्यों की जरूरत पड़ती है उन तथ्यों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण विधियां जो होती हैं वो सरल से रोचक होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात होनी चाहिए, बच्चे के समझ से परे नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षण विधियां भी अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को समय समय पर पुनर्बलन देना चाहिए, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहा है, कोई बात नहीं, तूने गलत कर दिया, अब देख तू सही करेगा, ये पुनर्बलन ही है। बच्चे के अंदर स्पर्धा की भावना पैदा करनी चाहिए, बेटा ये कर सकता है तू क्यों नहीं कर सकता, ये जब 5 नंबर ला सकती है 5 में से 5 तू क्यों नहीं ला सकता। ये स्पर्धा प्रतिस्पर्धा का भावना पैदा करनी चाहिए और बच्चे को सम्मान करना चाहिए। बच्चा चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे बच्चा मंदबुद्धि हो, चाहे बच्चा पिछड़ा हो, सभी बच्चों का क्या करना चाहिए, सम्मान। अध्यापक को आशावादी बनना पड़ेगा कि एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं, जबकि एक पिछड़ा बालक भी प्रतिभाशाली बच्चा बन सकता है। अध्यापक को उम्मीद रखनी पड़ेगी उस बच्चे के प्रति, अध्यापक को उसके प्रति आशावान बनना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। मैंने अपनी कोचिंग लाइफ में बहुत सी चीजें देखी हैं। मैंने 0 जो बच्चे स्टार्ट किए थे वो नौकरी करते आज मैंने देखे। तो हो सकता है कि वहां पर अध्यापक को ऐसा लगा होगा कि सभी के प्रति क्या रखा होगा, आशावादी का भाव रखा होगा कि हम लोग कर सकते हैं, अरे ये कर सकता तू क्यों नहीं कर सकता। तो बच्चे के मन में आता कि मैं कर सकता हूं, जी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब पुनर्बलन, स्पर्धा और सम्मान की भावना उनमें पैदा करनी पड़ेगी, सम्मान बच्चों का करना पड़ेगा। इसके बाद देखो विषय वस्तु संबंधी आपका मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए। विषय वस्तु की पहली बात जो होनी चाहिए वो उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। ऐसी विषय वस्तु हमारे सामने रखी जानी चाहिए जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करवा चुका हो, हम अचीवमेंट तक पहुंच पा रहे हो, हम अपने निश्चित एम लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं। और पाठ्यक्रम की जो संरचना है, उसकी प्रकृति जो है वो सरल होनी चाहिए, भाषा उसकी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मातृभाषा के अंदर लिखी होनी चाहिए, या फिर मातृभाषा में नहीं हो तो भाषा समझ से परे नहीं होनी चाहिए। बच्चों की समझ से परे अगर भाषा नहीं है तो प्रकृति उसकी सामान्य है, सरल से रोचक है। इसके बाद विषय वस्तु का आकार, क्रम, मात्रा, कितनी आकार में, कितनी मात्रा में, कितना पाठ्यक्रम बच्चों पे लादा जाए, कितना बच्चों पे बोझिल दिया जाए पाठ्यक्रम, ताकि बच्चे उसको समझ तो पाए। ज्यादा पाठ्यक्रम बोझिल भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अधिगम अनुभव का चयन, अधिगम अनुभव का चयन का मतलब होता है जो हमने पीछे चीजें सीखी, क्या वो पाठ्यक्रम में सीखी गई चीजें क्या इस नए पाठ्यक्रम के अंदर समायोजित की गई है, क्या नए पाठ्यक्रम में पूर्व ज्ञान वाली बातें जोड़ी गई हैं, तो वो होता है आपका अधिगम अनुभव का चयन। यानी पीछे जो चीजें सीखी क्या उस पाठ्यक्रम में वो चीजें बिलोंग करती हैं, तो पूर्व अनुभव से नवीन अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद विषय वस्तु की प्रकृति जो होनी चाहिए बच्चे के आयु स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे का स्तर के अनुसार उसकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, और अधिगम अनुभव की प्रकृति भी उसमें होनी चाहिए। यानी वही बात कि जो चीजें हम पहले सीख चुके हैं वो चीजें उस पाठ्यक्रम से बिलोंग करनी चाहिए, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है, सरल से रोचक की ओर बढ़ना है, तो बच्चा अधिकतम ज्यादा सीखेगा। इसके बाद अधिगम प्रक्रिया, एक बच्चा जब प्रोसेसिंग कर रहा है सीखने की, बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है, अध्यापक सिखाने का प्रयास कर रहा है, बच्चा उसको सीखने का प्रयास कर रहा है, तो कौन कौन सी चीजें काम आएंगे। अधिगम अनुभव को ग्रहण करने के तरीके, आपने उन चीजों को कैसे सीखा, आपने पहले वो चीज कैसे सीखी थी, आज उस चीज को कैसे सीख रहे हो, कहीं डिपेंड नहीं करता। जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो भाग टूटे की बिंदी बोलते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि नहीं होता, भाग न्यूनतम 0 बार अधिकतम 9 बार जाता है।
जबकि हम लोग तो 2 इकाई बार भी दे देते हैं, जबकि गलत है। इसका मतलब हमने जो पहले जो सीखे, हमारे जो पहले ग्रहण करने के तरीके थे वो भी डिपेंड करते हैं हमने कैसे ग्रहण किया होगा। अधिगम अनुभव को ग्रहण करने के तरीके, जो मेथड है वो नवीन ज्ञान क्या पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा है, क्या पहले सीखी गई चीजें नए ज्ञान के साथ विलोम करती हैं। फिर देखो, एक विषय का या एक क्षेत्र का अधिगम एक क्षेत्र में या एक विषय का सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र या दूसरे विषय से बिलोंग करता या नहीं करता। अगर बिलोंग करता है बच्चा ज्यादा सीखता है, अगर बिलोंग करता तो बच्चे के लिए नया हो जाता है और वहां पे अधिगम का पठार होने की संभावना हो जाती है। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करें। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बस सुनने की एक ही ज्ञानेंद्रिय काम में ले रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो पर मेरे साथ बोल नहीं रहे, है ना। क्यों? क्योंकि मैं बोलने का मौका नहीं दे रहा, आपको बुलवा नहीं रहा। इसका मतलब आपकी एक ही ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है यहां पे, कौन सी? सिर्फ सर्वे संवेदना, है ना। आपकी सुनने वाली जो क्षमता वही काम कर रही है, परंतु आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कक्षा कक्ष में तो आपकी इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाए, दोहराने की व्यवस्था की जाए, चीजों को बार बार बुलवाया जाए, चीजों को बार बार बुलवाया जाए, बच्चों को समय समय पर अभ्यास कार्य करके अभ्यास करवाया जाना चाहिए, फीडबैक बच्चे का लेते जाना चाहिए, प्रतिपुष्टि बच्चे की होनी चाहिए कि बच्चा क्या सीख चुका है क्या नहीं सीख चुका। समय समय पर आंकलन करना जरूरी है। कक्षा कक्ष में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आंकलन है, फीडबैक लिया जा रहा है, पृष्ठ पोषण लिया जा रहा है और पुनर्बलन की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चे में ऐसी भावना विकसित होनी चाहिए कि बच्चा उसमें सीखे, उसका सम्मान हो और हर अध्यापक को उसके अंदर सम्मान करना चाहिए। सीखने की उचित विधियों का प्रयोग किया जाए, यानी ऐसी विधियां हो जो सरल से रोचक हो, बच्चे को आसानी से समझ पाए। तो ये हमने 4 प्रकार के क्या पढ़े, हमने कारक पढ़े। अब जो बात हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम जानेंगे कि परिपक्वता और अधिगम क्या है, परिपक्वता अधिगम में अंतरें क्या है, क्या हमने जो चीजें पूर्व अनुभव में जो सीखी परिपक्वता के अर्थ में या फिर अधिगम के अर्थ में, क्या वो एक दूसरे से बिलोंग करती है, क्या पूर्व ज्ञान में जो आप लिए बैठे हो, 1 डेढ़ साल आप जो तैयारी की हो, क्या वो चीजें आपकी सही है, आपने सीखी वो देखेंगे कल के अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है। बाकी चर्चा करेंगे अपन कल।